हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र परीक्षा में अगला आज का शिफ्ट का पेपर अपन देख रहे हैं। दोनों शिफ्ट में कैसा पेपर आया है, जो बच्चों ने बताया है उसके ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और थैंक यू टू उन बच्चों के लिए जिन्होंने बता रहे हैं। नहीं तो कुछ लड़कियाँ तो बताती ही नहीं हैं बेचारी, कुछ अच्छी हैं, मेरे को बिना ही पूछे ही भेज देती हैं कि मैम आज ये पूछा गया था, तो उन्हीं से ही मैं ये क्वेश्चन बना पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर का लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ हो गया है पहले की कंपैरिजन में। पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन हो गया है। कोई भी अब 180 प्लस जा ही नहीं रहा है। पहले जो सुनने में आता था 160 170 ये एवरेज अंक हैं। थोड़ा बहुत आगे और मान लो, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। और सबसे मेन जो अंक जा रहे हैं, जो जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है उनके 150 से 160 ही जा रहे हैं, है ना। तो ये क्योंकि पेपर का लेंदी बहुत ज़्यादा है, पढ़ने में समय चला जा रहा है, सिर चकराने लग रहा है लड़कियों का, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए हैं और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दे दिए हैं। तो वो या ये जो बोलते हैं ना प्रबंधन, अपन वो पढ़ते हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में, वो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। तो दिमाग ही उनकी सर से ही चला जा रहा है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब रेगुलर पूछे जा रहे हैं। बात करें अगर हम खिसर खसरे की, तो एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि हम बात करें अगर खसरे की, हम बात करें अगर डिप्थीरिया की, तो ये जो ऐसे कॉमन, ये ऐसे टॉपिक कॉमन है कि मतलब यहाँ से पूछा ही जा रहा है। खसरे से आज करीब 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले कि खसरे की वैक्सीन लेंगे तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, खसरा किसके द्वारा होता है, तो इस टाइप से कौन सा ऐसा रोग है जिसमें आंखें सूज जाती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं खसरे के बारे में। या एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली वैक्सीन कब दी जाती है, तो 9 माह में दी जाती है। दूसरी कब दी जाती है, 16 से 24 माह में दी जाती है। ये पूछ सकते हैं कि खसरे की जो वैक्सीन है वो किस मोड द्वारा दी जाती है, तो एससी मोड द्वारा दी जाती है। कितने डिग्री एंगल पर इसको लगाया जाता है, तो 45 डिग्री के कोण पर इसको लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कल भी पूछा था और आज भी पूछा है पियाजे का सिद्धांत का। पियाजे के सिद्धांत के बारे में आपको ये पढ़ लेना है कि इसको कितने अवस्था में बांटा गया है ना, और कितने इसके सिद्धांत हैं, कितने वर्ष तक की आयु में उसने बच्चों के विकास के बारे में बताया है। उसने सबसे पहले आपको याद रखना है कि पियाजे का सिद्धांत को 4 चरणों में विभाजित किया। ये पूछ सकते हैं कि कितने चरणों में विभाजित किया है, 4 चरणों में। एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने वर्ष तक की इनकी अवस्था रहती है, तो 5-15 वर्ष तक की इसकी अवस्था रहती है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी रहती हैं। एक तो होती है संवेदी चरण अवस्था। संवेदी चरण अवस्था में बच्चा क्या होता है, आसपास के वातावरण को संवेदनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है, मतलब 0 से 2 वर्ष के, ठीक है। दूसरा होता है पूर्व ऑपरेशनल चरण होता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण जिसको हम बोलते हैं। जो पूर्व ऑपरेशन जो चरण होता है वो कब तक रहता है, 2 से 7 वर्ष तक रहता है। तीसरा होता है ऑपरेशनात्मक चरण, मतलब संक्रियात्मक चरण। जो ऑपरेशनात्मक चरण रहता है वो 7 से 11 वर्ष रहता है। और चौथा रहता है औपचारिक ऑपरेशनल चरण, है ना। तो जो चौथा जो रहता है वो 11 से 15 वर्ष तक रहता है। औपचारिक में बच्चा अपने विचारों को व्यवस्थित करता है, वातावरण को समझता है, तर्क करता है, ये चौथे चरण में होता है। जो तीसरा चरण होता है उसमें वातावरण को समझने की कोशिश करता है। और जो 2 से 7 वर्ष का चरण है उसमें बच्चा गणितीय संक्रियाएं, त्रिभुज, ये सारी आकृतियों को समझना स्टार्ट कर देता है। तो पूछते हैं कि पियाजे की किस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रियाएं करना सीख जाता है, तो याद रखना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व ऑपरेशनल अवस्था 2 से 7 वर्ष में सीख जाता है। बात विटामिन B9 की करते हैं। विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक अम्ल बोलते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। आरबीसी को बनाने के लिए ये आवश्यक होता है। एक गर्भवती महिला को इसकी 570 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। स्तनपान कराने वाली महिला को लगभग 330 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। एक साधारण आदमी को, जो पुरुष होता है, उसको 300 प्लस चाहिए रहता है, और साधारण महिला को लगभग 220 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है, ठीक है। विटामिन B9 की कमी से क्या रोग हो जाता है।
ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि विटामिन B9 का मतलब बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो इसकी कमी से हो जाता है, वो सबसे मेन चीज़ हो जाती है इसकी कमी से एनीमिया। आपसे पूछ सकते हैं कि इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो विटामिन B9 की कमी से हो जाता है। थकान और कमजोरी होती है, पाचन समस्या आती है, गर्भपात हो जाता है, समय से पहले जन्म हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगली बात करते हैं हम स्टार्टअप इंडिया योजना की। स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है, कब आई है, इसके उद्देश्य क्या है? देखो, इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टार्टअप इंडिया का एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। अब स्टार्टअप इंडिया पूछ चुका है ना, तो अब अगले उसमें आपको मेक इन इंडिया कर लेना। मेक इन इंडिया ज़रूर पढ़ लेना, मेक इन इंडिया कर लेना, स्टैंड अप इंडिया कर लेना। आज स्टार्टअप पूछ लिया है तो कल स्टैंड अप पूछ सकते हैं, मेक इन इंडिया पूछ सकते हैं, है ना। जो स्पेशली जो बोलती जा रही हूँ वो ध्यान से सुन के करते जाना। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा एक लाई गई पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना। स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी रोजगार के अवसर होते हैं लोगों के लिए, उसके लिए ऋण प्रदान करना, है ना। स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। और ये जो स्टार्टअप योजना है वो 16 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। 16 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। इसके लिए उद्देश्य था रोजगार पैदा करना, धन का सृजन करना, ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर सके। स्टार्टअप को जो भी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं, उनको आयकर पर छूट दिए जाए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, है ना। सरकारी निविदा भी प्रदान की जाए, नेटवर्किंग के अवसर दिए जाएँ। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत दी जाती है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। अब आपको है ना मेक इन इंडिया भी कर लेना है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि मेक इन इंडिया मतलब जैसे कि मेड इन चाइना होता है, ऐसे ही वोकल फॉर लोकल, अपने ही इंडिया में प्रोडक्ट बने, ताकि हम आयात पर मतलब दूसरे की चीज़ों पर खरीद पर भरोसा ना रखें और हम निर्यात कर सकें। तो आयात को कम करने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी 2014 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, है ना। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ये सारी चीज़ों को बुनियादी ढांचे का विकास इसके अंतर्गत आता था। बाल विवाह अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनकी सज़ा अच्छे से कर लो, बार बार हर हर शिफ्ट में बता रही हूँ, तो इनको तो बहुत ही अच्छे से कर लो इन दोनों अधिनियम को। इसके अलावा आज 8वीं पंचवर्षीय योजना भी पूछा था। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसका उद्देश्य क्या था, उसके अंतर्गत कौन कौन से मिशन लाए गए थे। देखो, सबसे पहले तो इसके अंतर्गत महिला कोष बना था, महिला आयोग बना था। ये सब 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बना था। इसमें गरीबी उन्मूलन लाया गया। मिलर मॉडल पर ये आधारित था। मिलर मॉडल पर ये आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था देश में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना, क्योंकि 1991 में LPG नीति आ गई थी। उसके बाद से देश में आर्थिक सुधार की बात चल रही थी, तो इसका मेन उद्देश्य यही था। इसके साथ साथ व्यापार में सुधार करना, कृषि और ग्रामीण कई कार्यक्रम लागू करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी। देखो, अगला है किसी बच्चे की आंख में सूजन कब आ जाती है। देखो, खसरा अगर ऑप्शन में है तो खसरा में भी आ जाती है, ठीक है। लाल लाल चिट्टे पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, उसको बुखार इतना ज़्यादा होता है कि उसकी आंखों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस जो होती है, आंखों की बीमारी होती है, उसमें भी आ जाती है। एक पिंक आई होती है, कंजक्टिवाइटिस ही इसको बोलते हैं, वायरल संक्रमण, उसमें भी सूजन आ जाती है। एक ब्लेफेराइटिस होता है, ब्लेफेराइटिस, ये आंखों की पलकों की बीमारी होती है, ब्लेफेराइटिस। इसमें भी बच्चे की आंख में सूजन आ जाती है। इसके अलावा बैक्टीरियल, वायरल, फंगल संक्रमण के कारण भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चा हाथों आँखों का समन्वय मतलब पूरे शरीर का समन्वय करना सीख जाता है? आमतौर पर 4 से 6 महीनों में। आमतौर पर 4 से 6 महीने का जब बच्चा होता है तो वो हाथों और आँखों का समन्वय करना सीख जाता है। इस उम्र में बच्चे अपने हाथों को देखकर उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। जैसे कि कहीं पर कोई खिलौना रखा हो, घसीटता घसीटता जाएगा, है ना। पहले उसने अपनी आँखों से उसको देखा, फिर पैरों से उसको घसीटा, फिर वहाँ तक गया, फिर वहाँ से हाथ से उसने उसको उठाया, तो हाथों का भी हुआ, पैरों का भी हुआ, है ना। फिर उसको वो खेल रहा है, तो ये सारी चीज़ों में समन्वय बिठा पाता है 4 से 6 महीने में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को तलाक देता है तो आर्थिक सहायता कब तक मांग सकती है और कब तक नहीं मांग सकती?
हमारे यहाँ तो अपन को तो सिलेबस में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम दिया था, अब यहाँ पे मुस्लिम भी पूछ लिया, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले याद रखो ये मुस्लिम जो उत्तराधिकार अधिनियम है तो ये 2019 में आया था। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो पत्नी आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है ना, आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है। इसकी आमतौर पर 3 महीने के दौरान आर्थिक सहायता की मदद कर सकती है ना। 3 महीने का उसको अधिकार होता है, वो 3 महीने में ही उसको करना है, और 3 महीने के बाद अवधि खत्म हो जाती है तो वो फिर आर्थिक सहायता नहीं ले सकती है, ठीक है। भिन्न में बदलने आया था, जैसे कि कोई पॉइंट में लिखा हो 0.6, इसको भिन्न में बदलना है ना, तो इसको कैसे, या रेशो में बदलना है तो इसको कैसे बदलोगे, ये पॉइंट हटा देंगे और नीचे 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार से पॉइंट भिन्न में बदलने आया था। एज ह्यूमन पेपिलो वैक्सीन के बारे में आया था। सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, देखो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, ये देखो जितने भी जो विकलांगता अधिनियम है उसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन किया है। मैंने जब आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि ये सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है। मैंने जितने सारे रोग थे सब करवाए थे। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा बैच लिया होगा वहाँ पे जब मैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ये विकलांगताएं पढ़ाई थी तब मैंने ये 21 विकलांगता के बारे में, श्रवण क्षमता हो चाहे दृष्टि क्षमता हो, ये सेरेब्रल पाल्सी हो, ये सब माइक्रोसेफेली हो, हाइड्रोसेफेली हो, ये सब मैंने करवाया था, है ना। तो वहाँ पे देखना सेरेब्रल पाल्सी किसका एक विकार होता है, तो न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, या हम बोल सकते हैं ये मस्तिष्क का एक विकार होता है या न्यूरोलॉजिकल विकार होता है ना। मस्तिष्क के विकास में समस्या के कारण होता है, ये आमतौर पर बचपन में विकसित हो जाता है। शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करता है जिससे चलने में बोलने में परेशानी होती है। कारण हो सकता है इसमें मस्तिष्क की चोट, मस्तिष्क में अगर चोट लग जाती है तो वो इसका कारण हो सकता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है संक्रमण। पहला हो गया मस्तिष्क की चोट, दूसरा हो गया संक्रमण, तीसरा हो गया कोई जन्म के समय समस्या हो गई जैसे कि ऑक्सीजन की कमी। इसके लक्षणों में क्या शामिल है, मांसपेशी में कमजोरी। इसके लक्षणों में क्या शामिल है, सबसे शामिल है मांसपेशी में कमजोरी, ठीक है। दूसरा है इसका चलने में परेशानी। सेरेब्रल पाल्सी से क्या होता है, चलने में परेशानी होती है, ठीक। फिर होता है बोलने में परेशानी। सेरेब्रल पाल्सी से चलने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, संतुलन में परेशानी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अगर बच्चे का ध्यान केंद्रित करना है तो क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये उस प्रकार के समाज आधारित प्रश्न थे। तो बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए हम उन्हें पजल्स वाले गेम्स दे सकते हैं, कोई रंगीन का कार्डबोर्ड वाला गेम दे सकते हैं, संगीत और नृत्य कर सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं उनको, आउटडोर गतिविधियां जैसे पिकनिक वगैरह पे ले जाना कर सकते हैं, योग और ध्यान वाली चीज़ें कर सकते हैं ना, बोर्ड गेम कर सकते हैं, विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, पढ़ाई सबसे ज़्यादा मेन होता है उसको पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करवाना। तो ये सारी चीज़ों से हम उस बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करवा सकते हैं, या किसी भी चीज़ में ध्यान केंद्रित करवाते हैं, उसकी शौकिया चीज़ को करवाकर हम उसमें ध्यान केंद्रित करवाते हैं। अगला है, यदि बच्चे की मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है, यदि बच्चे की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या एक्टिविटी करना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसका आंगनवाड़ी में क्या काम है, देखो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेमोरी गेम्स, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना चाहिए, मेमोरी गेम्स जैसे कि कंसंट्रेशन वाले मैच, ब्रेन ट्रेनर, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, कहानी सुनाना, गाने और कविताएं, डिबेट करवाना बच्चों से, कंपटीशन रखवाना, है ना, कंपटीशन रखवाना और बोर्ड पे कुछ लिखवाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कला और शिल्प द्वारा, माइंड मैपिंग द्वारा, सबसे मेन चीज़ होती है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग द्वारा भी बच्चे को उसके विचारों को विजुअल रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान और योग जो होता है वो भी बच्चों की मेमोरी को मजबूत करने में मदद करता है। अगला है, अगर छोटा सा कट लग जाता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपचार, छोटा सा ही कट लगा है, अगर बड़ा कट लगा होता, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता तो अपन पट्टी वट्टी बांध देते, लेकिन यहाँ तो छोटा सा कट लगा है तो क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक लगा देंगे तुरंत ही। अगला है, बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम कितनी बार दौरे पर आना पड़ता है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम कितनी बार दौरे करना पड़ता है? कम से कम 2 बार। कम से कम बाल विकास परियोजना को प्रति माह कम से कम कितने बार दौरा करना पड़ता है? कम से कम 2 बार दौरा करना पड़ता है। घरेलू हिंसा 2005 में कौन बात कर सकता है? मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम में यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई हो तो कौन उसके बारे में जांच या पड़ताल कर सकता है या बात कर सकता है? तो खुद महिला भी जाकर बात कर सकती है, या महिला की तरफ से उसका कोई पक्षकार होगा वो भी बात कर सकता है। और सबसे पहली जो कड़ी होगी उसकी वो संरक्षण अधिकारी होगा। हर जिले में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वहाँ पर जाके वो शिकायत कर सकती है। अगला है मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए। देखो, मृत्यु दर की नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी योजना चल रही हैं। जो भी योजना होगी, जननी शिशु सुरक्षा योजना महिला मृत्यु दर को रोकने के लिए चल रही है, शिशु मृत्यु दर को रोकने जननी शिशु सुरक्षा योजना चल रही है, चलित अस्पताल योजना चल रही है। ये सारी चीज़ें मृत्यु दर को नियंत्रित करने के ही कर रही है। डिप्थीरिया का प्रभाव पूछा था, यौन उत्पीड़न के लिए कौन सा एक्ट है? तो वो यही कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 इसके लिए प्रमुख एक्ट होता है। फ्रेंड्स, कल इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं बार बार बोलूँगी, बहुत शानदार जॉब है। 17 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है और इसमें 120 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं ये। और 40 साल लड़का और 45 साल तक की लड़कियां इसमें भर सकती हैं। एलिजिबिलिटी इसकी है कि अगर बीएससी बायोलॉजी से किया हो, बीएससी मैथमेटिक्स से किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, और फार्मास्यूटिकल से किया हो, हॉर्टिकल्चर से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, न्यूट्रिशन से किया हो, तो आप सारे लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत शानदार जॉब है, एक अधिकारी की जॉब है और केवल 1 डे एग्ज़ाम होना है, कोई मेंस नहीं होना है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक 50 नंबर का इंटरव्यू होना है, बस। इसमें कोई लंबी प्रोसीजर नहीं है। बहुत शानदार कोर्स, बहुत शानदार ये जॉब है, मतलब करना ही, भले ही आप मेरा कोर्स लो या ना लो, लेकिन फॉर्म जरूर कल भर देना। अब मैं कोर्स की बात बताती हूँ। तो ये हमारा ये कोर्स ट्रिकी बैच के नाम से FSO आपको हमारी एप्लीकेशन पर ये मिल जाएगा, ट्रिकी बैच के ही नाम से। इसमें आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 रुपये चार्ज है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। लगभग 76-77 स्टूडेंट हो चुके हैं, 20-22 स्टूडेंट और बचे हैं। डायरेक्ट ये 3000 हाइक हो जाएगा, 3000 डायरेक्ट बढ़ जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर ले। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? हस्तलिखित बहुत सरल भाषा में नोट्स दिए जाएंगे, ट्रिक के साथ वीडियो पढ़ाई जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, जिससे हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर एक टॉपिक का बारीकी से अध्ययन होगा। संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी में जो होगा वो पूरा करवाया जाएगा। टेस्ट लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज MCQ करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन जो हैं वो आरंभ हो चुके हैं। क्लासेस 5 अप्रैल से है। पहली क्लास से ही अटेंड करना, ताकि किसी भी असुविधा से कोई चीज़ छूटे ना, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आपको अच्छे से ही इसको करना पड़ेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश आबकारी का भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन पर 499 रुपये इसका चार्ज है। इसके साथ अगर आप लोग ग्रुप 3-4 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा करवाए जाएंगे। शुरू के 50 लोगों को ही 499 चार्ज है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का 2026 का ट्रिकी बैच है। रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो चुके हैं। क्लासेस 25 अप्रैल से आरंभ हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? हस्तलिखित थ्योरी नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, टॉपिक डिटेल में कवर रहेगी, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेगा और टेस्ट सीरीज रहेगा। अभी से ही प्रीलिम्स की तैयारी करो। जिनके पास जो FSO का फॉर्म नहीं भर सकते हैं वो MPPSC का फॉर्म भरो, चाहे आर्ट से किए हो, कॉमर्स से किए हो, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 40 साल के लड़के और 45 साल तक की लड़कियां, इसका फॉर्म जो है वो अक्टूबर-नवंबर में फिल होना स्टार्ट होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अनाथालय में बच्चों को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं? कारा द्वारा अडॉप्ट कर सकते हैं। कारा का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें कारा से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। किसी भी महिला में आनुवंशिक बीमारी का पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे? उसकी एमनियोसेंटेंसिस प्रक्रिया द्वारा किसी भी गर्भवती महिला में आनुवंशिक बीमारी का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये केवल गर्भवती महिला में लगा सकते हैं। नॉर्मली लगाना है तो ब्लड टेस्ट द्वारा या नॉर्मल प्रक्रिया द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है ना? UPI का फुल फॉर्म पूछ लिया है। अब आपसे ये दूसरा भी अगले शिफ्ट में किसी दूसरे चीज़ का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। UPI जिनका आप नॉर्मली रोज़ घर में यूज़ करते हो, UPI होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हम इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस इसको बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ सकता है, आगे और कुछ भी पूछ सकते हो। उल्टी से 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। हृदय अवरुद्ध होने पर क्या सीपीआर देना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हृदय यदि अवरुद्ध हो जाए तो क्या सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर को क्या बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसेशन बोलते हैं। इसमें छाती को दबाया जाता है, 30:2 का इसमें रेशो रहता है एक बार पुरुष का, मतलब 30 बार छाती दबाने पर 2 बार वो सांस फूलती है, 2 बार सांस आती है। तो यदि हृदय अवरुद्ध हो जाता है तो सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर एक आपातकालीन प्रक्रिया होती है जो हृदय को फिर से शुरू करने और रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है। एक मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था, सेरेब्रल पाल्सी में दिमाग का कौन सा भाग प्रभावित होता है। आज ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मस्तिष्क से संबंधित अगला पिछले जो मस्तिष्क के 3 भाग हैं वो कर लेना। इससे दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स होता है, जो गतिशील, जो मतलब जो दिमाग सोचता है, जो गतिविधि करता है, वही इससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन में होगा मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स जो है इससे प्रभावित होता है, मोटर कॉर्टेक्स। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन आए थे। आईडी मार्क आईपीवी वैक्सीन का पूछा था। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किस मार्क द्वारा दी जाती है, आईडी मार्क। तो जितनी भी वैक्सीन है उनके मार्क कर लीजिएगा। कुपोषण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, बच्चों में। बालों के लिए विटामिन पूछा था तो विटामिन B7 होता है। गर्भावस्था में टीका पूछा था तो TD TT ये पूछा था। मस्तिष्क के भाग जरूर तीनों पढ़ लेना क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी पूछा गया है। इसके अलावा जो ग्रामीण आवासीय योजना है इससे पूछा गया था 1985 में। ये इंदिरा आवास योजना के नाम से आरंभ हुई, फिर 2016 में आरंभ हुई थी, 2022 तक इसको मकान लगाने का लक्ष्य था और इसमें कृषि मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ हुई थी। अनुच्छेद 21 से पूछा गया, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 पूछा जा रहा है किशोर न्याय अधिनियम, संचार के मुख्यतः पहले ग्रह जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो B3 की कमी से। जुड़वावस्था में क्या जटिलताएं आती हैं, मैं करवा चुकी हूँ पिछली शिफ्ट में, फास्टर केयर से क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा एक ये पूछा था, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ये जो वीडियो बना रही हूँ इन सारी की PDF आपको ये हमारे फ्री PDF वाले फोल्डर में मिल जाएगी। यहाँ पर जाके ये मेरी एप्लीकेशन है। जैसे कि आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपका कोर्स आ जाएगा आपके सामने। इसके अलावा आप ये फ्री PDF वाले फोल्डर में फ्री PDF ले सकते हैं। MPPSC प्री का कोर्स लेना है तो यहाँ पर आपको ट्रिकी बैच के नाम से मिल जाएगा। FSO यहाँ पर मिल जाएगा, मेंस का यहाँ मिल जाएगा और ESV के जितने भी ई बुक हैं वो ESV वाले पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रिकी बैच MPPSC प्रीलिम्स का और फ्री फोल्डर वाला कहाँ पे आएगा, फ्री PDF ये है, फ्री PDF से आप फ्री PDF ले सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा था मिशन शक्ति योजना, इससे हर रोज ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना। अगला आपके लिए क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी चीज़ों को समझाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो संवेदी चीज़ें होती हैं उनको समझाता है। ठीक है, जो संवेदनाओं को हमारे अंदर तक ले जाता है, जहाँ से हमें पूरी संवेदनाएं पहुँचती हैं, वो कौन सा भाग होता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति को 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है संबल में और एक बांटा है सामर्थ्य में। संबल में वो योजना, इसको कब आरंभ किया गया था, 2022 में आरंभ किया गया। संबल में वो योजना आती है जो महिला को सुरक्षा प्रदान करती है और सामर्थ्य में वो योजना आती है जो महिला को वित्तीय सहायता या मतलब बोलते हैं शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, इसके अंदर ये एक अम्ब्रेला योजना है, वन स्टॉप सेंटर संबल में आ जाती है। उज्ज्वला योजना सामर्थ्य में आ जाती है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सामर्थ्य में आ जाती है, मतलब जिनके द्वारा पेमेंट मिल रहा है महिलाओं को, आर्थिक सहायता मिल रही है, वो सामर्थ्य योजना में आ जाता है। ठीक है, तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पेपर का लेवल बहुत कठिन नहीं आ रहा है, कट ऑफ मत देखिएगा इधर उधर, दिमाग खराब ही होगा, है ना। और अपना ध्यान रखिएगा, शांत रखिएगा दिमाग को, अच्छे से पेपर दीजिएगा, कूल होकर ठंडा वंडा पानी पीते रहिएगा। पेपर की बिल्कुल टेंशन लेने में पेपर ख़राब होगा क्योंकि पेपर ईजी आ रहा है, बस समझ पे बेस्ड आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।